दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं आज के सेशन में बहुत खास चीज़ें हैं। हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल डेज थीम्स के बारे में, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में जो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स का मिक्सचर वो भी आपको इस पूरे सेशन में देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की इतनी जो वाइड वैरायटी हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया कि आज 22 अप्रैल को जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज है 22 अप्रैल और मेरा नाम है विकास शर्मा। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो न्यू ग्लेन जो रॉकेट है ये कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में फटाफट जल्दी से इसका आंसर दे दो अगर आपको पता है। ट्राई करो, सही करोगे बहुत बढ़िया, अगर कभी गलती भी हो जाती है तो आपको औरों से सीखने को मिलेगा। और इस पूरे सेशन की पीडीएफ बहुत दमदार होने वाली है। वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर ईयरली करंट अफेयर्स का जो हमारा प्लान है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन की स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2026? तो 2026 की जो वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो क्या है? वो है आवर पावर आवर प्लेनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि 22 अप्रैल को हर एक साल जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है इसको प्रमोट करने के लिए हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम काफ़ी खास है, आवर पावर आवर प्लेनेट रहेगी। इसका मेन फोकस होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, मतलब कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है पूरी अर्थ को सेव करना, हम सभी की कलेक्टिवली जो जिम्मेदारी बनती है ताकि हम अर्थ की जो है रक्षा कर सकें। और यहाँ पर इस मौके पर एक इवेंट भी हो रहा है जो दिल्ली में है, नेशनल साइंस सेंटर में। इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट एंड साइंस एंथुजियास्टिक्स। जो लोग साइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और इसमें जो टॉपिक है बेसिकली वो है एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। ये टॉपिक यहाँ पर रखा जा रहा है, अ जर्नी टू द वाइट कॉन्टिनेंट। देखो आपको पता है कि वहाँ पर अंटार्कटिका में क्या है, केवल बर्फ है, तो इसलिए उसको वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो स्पीकर होंगे वो होंगे डॉक्टर अमित सेन गुप्ता। ये एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस इसरो के अंदर। और अंटार्कटिका को हम लोग वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है वो एक थिक आइस सीट के फॉर्मेट में जमा हुआ है। जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही वाइट हैं, मतलब वहाँ पर बर्फ़ के फॉर्मेट में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट में काफ़ी कुछ डेटा डाल रखा है। आप देखेंगे कि जो ये थीम क्या है और लेक्चर वहाँ पर 10 बजे से स्टार्ट होगा और अंटार्कटिका के ऊपर स्पीच पूरी दी जाएगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो कई बार लोगों को ये जब रीड करते हैं हम किसी आर्टिकल को तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पर रहने वाले जो भी वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और एक चीज़ मैं और जरूर कहूँगा कि जब आप कभी भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टैटिक जीके में जो मैं पॉइंट यहाँ पर कवर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो अर्थ डे है वो मोर देन 190 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है। और जो अंटार्कटिका है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे दुनिया में। यहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग है। इस वजह से यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाती है। और ये चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है नैरोबी केन्या में। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इन सभी की जो डिटेल्ड PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में ही मिलेगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी हमारा सिस्टमेटिक फॉर्मेट है वो कंटेंट को जब आप PDF को एक बार व्यू करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप PDF से भी पढ़ें और यहाँ पर हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा कैची क्वेश्चंस हैं उनको एक ही बार में डिस्कस करें। लिखा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2026? 2026 की जो थीम है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे की, तो वो क्या है? ये हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। अब 2-3 चीज़ें हैं। ये आपका 21 अप्रैल को ये बेसिकली सेलिब्रेट हुआ और ये जो डे है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है ताकि जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रहे।
और इसकी जो थीम थी 2026 की वो रखी गई थी हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर द ग्लोबल प्रोग्रेस। देखो कई बार क्या होता है कि जो न्यूज़ है वो मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, हर एक न्यूज़ को आपको डिस्कस करने को मिलेगा। वीकली न्यूज़ जो आपकी आएंगी उसमें आप देख पाएंगे कि हर एक चीज़ आपकी टाइमली आ रही है। जैसे एक आध दिन का थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ कई बार वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम तक नहीं आ पाती, उसके अगले दिन आ पाती है, तो इस वजह से कोई न्यूज़ हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन वो अगले दिन डिस्कस जरूर होगी। ठीक है, तो थीम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को का जो रोल है वो ये रहता है कि यूनेस्को सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को, ताकि जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहें और वो बनी रहें। ठीक है, और जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है और कल्चरल डेवलपमेंट है इसको प्रमोट करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बेस्ड ऑन 2005 कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ये जो है 2005 के हिसाब से यूनेस्को के मेजर रोल्स रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ है ये हुआ था यूनाइटेड नेशंस में 2017 में, ताकि हर एक साल 21 अप्रैल को ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाए। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, हर एक चीज़ इसको बिल्कुल स्किप मत करना, लाइन बाय लाइन आप इन चीज़ों को कवर जरूर करिएगा। यहाँ पर कहा गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल आफ्टर द टिम कुक स्टेप्स डाउन इन 2026। मतलब 2026 में टिम कुक ने मन बना लिया है कि वो अब जो है इस पोजीशन पर नहीं रहेंगे, और एप्पल का जो अगला CEO है वो किसको नियुक्त किया जाएगा। तो एप्पल के अगले CEO इनका नाम होगा जॉन टर्नर्स। आपको बता दूं कि 1 सितंबर 2026 के बाद से इस लीडिंग कंपनी की अगर बात की जाए एप्पल की, तो 2011 से लगातार थे यहाँ पर एप्पल के CEO टिम कुक, और अब जो है 15 साल लीडरशिप इन्होंने अपनी दी, उसके बाद अब ये इस पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। और इसके बाद में जो जॉन टर्नर्स हैं अब ये इस जिम्मेदारी को यहाँ पर संभालेंगे। और अभी ये जो जॉन टर्नर्स हैं करंटली सर्व्स एज अ हेड ऑफ द हार्डवेयर इंजीनियरिंग। इन्होंने एप्पल को 2001 में ज्वाइन किया था, और इनका पूरा फोकस होगा कि फ्यूचर इनोवेशन बहुत ही बेहतर है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जब ये जो एप्पल के CEO हैं टिम कुक, जब ये अपनी पोजीशन CEO से हट जाएंगे तो ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रोल पर यहाँ पर रहेंगे। तो मतलब कंपनी में जो देखरेख है वो तब भी इनकी यहाँ पर मौजूद रहेगी। अब अगर कुछ की हाइलाइट्स की बात करें तो एप्पल जो कंपनी है वो USA की है, और टिम कुक इसके ऑनगोइंग अभी CEO राइट नाउ है, बट नए जो CEO हैं वो जॉन टर्नर्स बनेंगे 1 सितंबर को। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको 1976 में बनाया गया था, और स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, रोनाल्ड वेन, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया USA में है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार ज़रूर यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो ग्रोथ रेट आपसे पूछा गया है कि क्या रहा है बेसिकली। तो 0.4% का ग्रोथ रेट रहा है। तो जो ग्रोथ है इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, ये ड्रॉप्ड हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा 0.4% इन मार्च 2026, क्योंकि जब क्वार्टर्स एंड होते हैं तभी नतीजे वहाँ पर आते हैं। तो अगर हम बात की जाए कि इट वॉज 2.8% इन फरवरी 2026, तो ये थोड़ा सा जो है दिखा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ये जो डेटा है वो रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि मेजर डिक्लाइन कहाँ पर हुआ, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी में। पॉजिटिव ग्रोथ कहाँ पर, नेचुरल गैस, सीमेंट ग्रो, स्टील, और यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, तो सबसे पहले कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील और सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बुलेट पॉइंट्स में मेंशन की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो ये पूरे आंकड़े हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा। और यहाँ पर जो ये बेसिकली इंडेक्स है वो ये दिखाता है कि क्या चेंजेस हो रहा है ओवर द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोर इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसा की सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करे। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं ये सारे के सारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपने कई जगह देखा होगा कि प्रजना लिखा होगा, वैसे हम इसको प्रज्ञा पढ़ेंगे। प्रज्ञा जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय को सौंपा गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रज्ञा जो है वो एक AI इनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है, और बेसिकली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, इन्होंने रिसीव किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI इनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा। देखो, इंडिजीनियस का मतलब होता है कि जो चीज़ भारत ने निर्मित की गई है, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है, स्वदेशी है, तो हम इंडिजीनियस उसके लिए यूज़ करते हैं। ये जो सिस्टम है इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने डेवलप किया है। और जो इसकी लैब है जिसको हम बोलते हैं CAIR लैब, ये सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की लैब है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और हैंड ओवर किया गया जो डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के समीर बी कामत हैं इनको, और यूनियन सेक्रेटरी गोविंद मोहन। तो ये यहाँ पर की फैक्टर्स जो डेलीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी पोजीशन पर कौन यहाँ पर है। और इसका जो मेन की फीचर है प्रज्ञा का वो है ये सैटेलाइट इमेजनरी विद AI इनेबल्ड एनालिटिक्स है, और ये प्रोवाइड कराएगा हमें रियल टाइम एक्शनेबल इंसाइट्स को, और इन्हांस करेगा जो सिचुएशन है वहाँ की, तो उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा। सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए हम इसको जो है डिप्लॉय करने वाले हैं, और पूरी तरीके से जो सेंसिटिव एंड बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग काफ़ी बेहतर यहाँ पर रहेगी, और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो लग रहा है कि खतरे वाली है, तो उसको ये यहाँ पर ट्रैक करके बताएगा। और जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाने वाला है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी भी काफ़ी यहाँ से इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, और ये देखेगा कि ये जो एक्यूरेट और फास्टर डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है प्रज्ञा। तो इस महीने में ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर और आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि कई बार हमसे पूछा जाता है कि DRDO जो है ये कब बनाया गया। तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1958 में इसकी स्थापना की गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। और जिसकी अभी हमने पीछे बात की थी CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, तो ये जो लैब है ये बेंगलुरु में सिचुएटेड है, तो ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। और अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की बात करूं तो इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हम अपनी खुद की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग बिल्डअप करें, ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर ना रहें। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार अगर जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमने अगर कोई टेक्नोलॉजी US से ले ली, तो US जो अपने यहाँ यूज़ करता है वो बिल्कुल फाइनेस्ट वर्जन यूज़ करता है। मतलब अभी अगर आप बात करोगे जो वो अपने नए लड़ाकू विमान बना रहा है, तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एज इट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो सेम आपको अपने फाइटर जेट्स नहीं देगा, वो उसके थोड़े से ओल्ड वर्जन देगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको उसके ऊपर जैसे कि इंजन या फिर उनके रखरखाव या फिर उसकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, उसके लिए आपको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और कई बार जो होता है कि इनकी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं ज़बरदस्ती में। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से भारत जो है इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने का पूरा प्लान बना रहा है। कई बार टर्म्स पढ़ोगे कि सैटेलाइट इमेजिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो इमेजेस अर्थ की हैं सैटेलाइट के द्वारा, उनको जब हम कैप्चर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट इमेजिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तो आप सभी को पता है कि ऐसी मशीन जो एनालाइज कर रही है डेटा और बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस को बना रही है, तो वो हम लोग AI बोलते हैं। रियल टाइम का डेटा का मतलब होता है कि बिल्कुल विदाउट डिले डेटा आपके पास आ जाए, कहीं पर कोई इवेंट हुई तो आपके पास आ गया कि ये इवेंट यहाँ पर हुई है, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा। सिचुएशनल अवेयरनेस, इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन द गिवन एरिया, तो उसके बारे में आपको पूरी सिचुएशन अपडेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसमें अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹975 करोड़ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द TRAWL असेंबली विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो यहाँ पर कहा गया कि रक्षा मंत्रालय ने 975 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो TRAWL असेंबली की खरीद के लिए कौन सी कंपनी के साथ में अभी अनुबंध किया है, मतलब टाई अप किया है। ये यहाँ पर एक इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो ये हुआ है BEML एंड
इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड द हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ में। चलो इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है MOD, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, पैसे खर्च करने वाले 975 करोड़ रुपए, ताकि ये एक प्रोक्योर कर पाएँ TRAWL असेंबली को। अब बेसिकली ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है ये साइन हुआ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ में और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। इस एग्रीमेंट के लिए जो मेन मौजूदा पर्सन थे वो थे डिफेंस सेक्रेटरी, जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह जी, और ये 21 अप्रैल को जो है पूरा पैक्ट साइन होता है। TRAWL असेंबली की अगर बात की जाए तो इसको बनाया है DRDO ने, और इसमें T-72 और T-90 टैंक्स जो है ये माउंट हो पाएंगे, ठीक है। इन टैंक्स के ऊपर इसको माउंटेड किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत ही मेजर एक फीचर है जो वर्क करेगा एंटी टैंक माइंस और जो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूजेस हैं इनके ऊपर ये काम करेगा, और भारतीय जो सेना है उसमें ये एक बड़ी जान डालेगा यहाँ पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, और आपसे बस यही पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट यहाँ पर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर इसको माउंट किया जा सकता है। मैं वैसे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे T-72 और T-92 जो ये आपके बैटल टैंक्स हैं इंडियन आर्मी के। अगर मैं T-90 की बात करूँ तो इसको कहा जाता है कि भीष्म, भारत में भीष्म के नाम से इसको जाना जाता है, और ये आप मानिएगा कि 975 करोड़ रुपीस का अमाउंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे वन लाइनर में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि माइन फील्ड ब्रीचिंग की, तो माइन फील्ड ब्रीचिंग का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल एक सेफ पाथ जो है क्लियर करना थ्रू द लैंड माइंस के द्वारा, तो इसको बोलते हैं माइन फील्ड ब्रीचिंग। एंटी टैंक जो माइंस हैं वो क्या होती हैं? एक्सप्लोसिव्स डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय द टैंक्स। जो ऐसे एक्सप्लोसिव्स, ऐसे खतरनाक जो बारूद बम जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, इसलिए हम बोला जाता है कि एंटी टैंक माइंस इनको, ठीक है। जैसे कि कोई दुश्मन का टैंक है और अगर दुश्मन के टैंक को यहाँ पर डैमेज हमें करना है तो इसके लिए हम माइंस सेटअप करेंगे, और इसी चीज़ को बोलते हैं एंटी टैंक माइंस। प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एक ऐसी माइन जो मेटल नियर बाई उसको डिटेक्ट करके एक धमाका कर दे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक का काम क्या होता है कि किसी भी मेटल को डिटेक्ट कर लेना, तो आसपास में पता चला है कि यार यहाँ पर एक मेटल का टैंक है या फिर कुछ है, तो वो वहीं पर धमाका कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और भारत की जो इंडियन आर्मी है वो इन चीज़ों से ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रांग यहाँ पर होगी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, तो BCG की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कहा गया कि भारत में कितने प्रतिशत लोग इस समय हेल्थ के लिए AI आधारित टूल का यूज़ करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं पर AI टूल्स का यूज़ करते होगे, मॉर्निंग में जाते होगे रनिंग करने, फिर स्मार्ट वॉच में देखते होगे यार कितनी हार्ट बीट है, ये है वो है, पूरा समराइज़ करते होगे, तो लगभग 85% कहीं ना कहीं पर इंगेज्ड हैं। कुछ लोग गूगल का फिट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, कोई सैमसंग की वॉच लेकर घूम रहा होगा। कहीं ना कहीं पर हम AI के ऊपर हैं अपनी हार्ट को चेक करने के लिए कि मेरी हार्ट रेट ठीक है, बाकी स्वास्थ्य और ठीक है या नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 85% जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो AI पावर्ड हेल्थ टूल जो है इनका यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की अभी ये रिपोर्ट में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कंज्यूमर्स आर रेडी फॉर AI इनेबल्ड हेल्थ केयर, हेल्थ सिस्टम्स नीड टू बी टू। तो जो सर्वे डिटेल्स है उसमें 13,000 कंज्यूमर्स का डेटा लिया गया लगभग 15 कंट्रीज से, और उसमें ये पता लगाया गया USA के 50% लोग हैं, UK में 43 हैं, जापान में 34 हैं, जापान में काफ़ी 34। आप देखोगे अगर जापान में जो लोग फिट हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जापान में जो एवरेज एज है वो ज़्यादा है भारत की तुलना में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग तो लेटे लेटे जो हैं वो ये देख लेते हैं कि यार मॉर्निंग वॉक के लिए कोई ऐसा टूल आ जाए, लेटे लेटे मेरी मॉर्निंग वॉक हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बार देखने को मिलती हैं। तो मेरा यही कंसर्न आप सभी के लिए होगा कि कुछ भी करो ग्राउंड लेवल पे करो, ठीक है, क्योंकि जापान से आप सीखो ना क्या क्या कर सकते हो। और मैं देखता हूँ ना कि आजकल लोग जो है कार चलाना यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं कि यार कार चला रहा हूँ मैं, ठीक है, कार चलाना सीखें। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेटे लेटे पूरी वीडियो को देख डालेंगे, लेकिन वो कार एक्चुअल में नहीं चला रहे होते। तो मेरा ये कहना है कि जो एक्सपीरियंस आपको फेस करना चाहिए, ठीक है, वो रूट लेवल पर करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक दौड़ कर करो, रनिंग करके लो, AI का आप
जो है वो यूज़ करो, दैट इज़ गुड, बट ऑन द रूट लेवल, ठीक है। ये ना हो कि आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप 10 किलोमीटर चल कर आए और आप चले हो केवल 4-5 किलोमीटर, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा यहाँ पर बचना चाहिए। और ये जो मेजर यूज़ है एआई का हेल्थ केयर में वो चैटबोट्स हैं और जो वेरेबल डिवाइसेस हैं उनमें ज़्यादा है, ठीक है। चैटबोट्स में आप देखते होगे कि आप डाल दोगे मेरा वेट इतना है, दूसरा आप डाल दोगे एज मेरी इतनी है, मुझे हार्ट लंग्स इश्यूज़ हैं या नहीं है, फिर वो आपकी पूरी रिपोर्ट एक बना कर दे देगा आपके हिसाब से। तो ये चैटबोट्स यही काम आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और अगर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की बात करें तो ये एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जो बोस्टन यूएसए में है। और भारत जो है वो एक तरीके से डिजिटल हेल्थ एंड एआई एडॉप्शन का एक बहुत बड़ा इमर्जिंग लीडर के तौर पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग एआई का सहारा काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। आगे अगर बात करें तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं PLISFPI, ठीक है। तो ये एक तरीके की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए काम करती है। तो अभी इसके लिए कितना बजट जो है वो स्वीकृत किया, आउटले कितना है, तो ये है 10,900 करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो भारत का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मेजर एम यही था कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बूस्ट किया जाए और जो इंक्रीमेंटल सेल है वो भी इंक्रीज़ हो, इंडियन फूड ब्रांड्स ग्लोबली बाहर निकल कर आएँ। और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है 2026 से 37 के बीच में, ये जो आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये फुल फॉर्म आप यहाँ पर एक बार नोट कर लेना कि CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है। तो मैंने यहाँ पर कुछ और भी आपके लिए एक्स्ट्रा दे रखा है ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में कुछ भी छूटे ना हमारा। और की अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो 165 एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्रूव्ड हुए, जिसमें 274 को जो है प्रोजेक्ट लोकेशंस को कवर कर रहा है। और साथ में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,200 करोड़ का है, ठीक है, जिसमें से 2162 जो है डिसबर्स भी हो चुका है। तो एम्प्लॉयड जनरेशन में भी ये चीज़ काम काफ़ी कर रही है। 3.39 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं फरवरी 2026 तक, और इनका टारगेट कितना है कि लगभग 2.5 लाख का था, वो इन्होंने ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है। एज पर द गवर्नमेंट आंकड़े जो हैं वो यही यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक जीके में बात कर लें कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसके द्वारा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर देख लेना कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो एक की रोल प्ले यहाँ पर करता है और ये इन्हांस करता है फार्मर्स की इनकम एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि द सेंचुरी 100 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ द फिकी वर इनोग्रेटेड इन अहमदाबाद बाय विच चीफ मिनिस्टर। इसमें एक आ गया है कि फिकी के जो है 100 वर्ष अब पूरे हुए हैं, तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ। तो कौन से मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने किया, तो ये हैं भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है। इसमें यहाँ पर जानते हैं कि गुजरात के जो CM है इन्होंने 100 साल पूरे होने पर यहाँ पर एक आयोजन हुआ था, उसमें इन्वॉल्व हुए ये। और फिकी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये भारत का एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री बॉडीज़ है। और आप ऐसे मानकर चलेगा कि जो भारत की जर्नी 100 साल की हुई है, तो इनका यही चल रहा है हिसाब किताब। ये जो अमृत काल आपने कई बार सुना होगा कि ये जो 100 ईयर्स क्या है, 100 ईयर्स क्या है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 100 ईयर्स का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उसी को ही हमने यहाँ पर अमृत काल की बात यहाँ पर कही है, ठीक है। तो ये जो है फिकी के लिए इन्होंने डबल वोनेंजा बोला है। फिकी का मेन जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको सपोर्ट करना, ये फिकी का रोल यहाँ पर रहा है, ठीक है। और ये एक ब्रिज के बीच में काम करता है, जैसे कि ब्रिज की तरह इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, कि कोई इंडस्ट्री है कोई गवर्नमेंट है, इसके बीच में जो है फिकी अपनी जो है मेन पॉलिसी मेकिंग और सेवाएं जो है वो अपनी यहाँ पर दे रहा है। इम्पॉर्टेंट कुछ हाइलाइट्स हैं वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है और ये इवेंट कहाँ पर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिकी का जो हेडक्वार्टर है 1927 में इसको बनाया गया और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और महात्मा गांधी जी की एडवाइस पर इसको बनाया गया था।
और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो फिक्की की जो सेंचुरी सेलिब्रेशन है 100 साल का, ये अहमदाबाद में है, ठीक है, और इसको भूपेंद्र पटेल जो है इन्होंने इनोग्रेट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। गुजरात का अगर आप इकोनॉमी डेटा देखोगे तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन 8.3% है, इंडस्ट्रियल आउटपुट 18% है, एक्सपोर्ट शेयर 27% है, और जो टारगेट इकोनॉमी साइज है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन बाय 2047 ये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और जो मेजर सेक्टर्स हैं गुजरात में आप देखोगे कि ये हैं पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। फिक्की के अलावा अगर हम बात करें कि ये जो 100 साल जब पूरे हो रहे हैं तो अमृत काल का जो पीरियड है वो काफ़ी ज़रूरी है। विकसित भारत 2047 मतलब सब कुछ 2047 में जो पूरा अमृत काल है ना, पूरी तरीके से जो गंगा में डुबकी आप लगा सकते हो, 2047 में जब पूरा देश आज़ादी की 120 सालगिरह मनाएगा, तो इसीलिए हम लोग विकसित भारत, अमृत काल, बहुत सारी टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो इनका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। इसमें कहा गया कि हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर 2026। तो ये जो HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर है ये जीता है सूरज कुमार चंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर हम मेंस इवेंट की बात करें तो ये सूरज कुमार चंद हैं भारत के, और इन्होंने साउथ कोरिया के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जियोंग मिन रियो, इनको हराया, और ये टाइटल काउंट 4th PSA टाइटल है। और वुमेंस इवेंट की बात करें तो इसमें इजिप्ट की जो रॉकिया ओथमैन है ये है, और रनर अप है हरलेन तेन मलेशिया की। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जो इसका हेडक्वार्टर लीड्स इंग्लैंड में है। और अगर हम बाकी और कंट्रीज़ की बात करें साउथ कोरिया की, तो कैपिटल सियोल है, और यहाँ पर साउथ कोरियन वॉन KRW ये चलती है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और यहाँ पर करेंसी यूज होती है EGP। और मलेशिया की बात की जाए तो यह है कैपिटल कुआलालंपुर, और करेंसी यहाँ पर यूज होती है मलेशियन रिंगिट, ठीक है। तो ये डेटा बहुत ज़रूरी है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पर कहा गया कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026। तो ये डेविड ग्रोस हैं, इनको फंडामेंटल फिजिक्स के लिए स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं। प्राइज मनी $3 मिलियन की होती है यहाँ पर, और जो डेविड ग्रोस हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया के हैं, और इनको जो है फंडामेंटल फिजिक्स 2026 में ब्रेक थ्रू स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज जो है ये दिया गया है। दूसरा जो अदर मेजर विनर्स हैं वो कौन है, लाइफ साइंस में ये है स्विलेथियन, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, इन्होंने जो सिकल सेल डिजीज़ और बीटा थैलेसीमिया है इनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी वर्क किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये नोट आप डेटा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक में मैंने आपके लिए कुछ और पॉइंट्स डाल रखे हैं यहाँ पर, तो आप इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और टेक्निकल टर्म्स कभी भी कई बार पूछ जाती हैं कि ये जीन एडिटिंग क्या होता है, स्टेम सेल्स क्या होता है, तो इनको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। जीन एडिटिंग का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप जेनेटिक मटेरियल को जब आप चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। और स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है, स्टेम सेल्स का मतलब आप ऐसा सीधे आसान शब्दों में समझें कि एक ऐसा स्पेशल सेल जो डेवलप कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका स्टेम सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ओके। और ये जो प्राइज़ है ब्रेक थ्रू प्राइज़, ये इसको 2012 में स्टार्ट किया था, ऑस्कर ऑफ साइंस के तौर पर जाना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो करंट अफेयर्स फंडा का PDF प्लान है उसमें इनरोल करके इन PDFs का लाभ उठाएं। हु वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026, मतलब कि 2026 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला हो, तो ये मिला है कार्लोस अल्कारेज। तो ये चीज़ ज़रूरी भी है। और यहाँ पर जो शामिल लोग हैं वो कौन कौन है, कार्लोस अल्कारेज एंड अराना, ये है सेवेलन का, इनको मिला है ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026। मतलब ये जो कार्लोस हैं इनको मिला है मेंस का, इनको मिला है वुमेन्स का, ठीक है। तो ये मेंस और वुमेन वाला ये दोनों डेटा आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा स्पेन की कैपिटल की बात करूं तो ये है मैड्रिड, और करेंसी यहाँ पर यूरो यूज़ होती है। बेलारूस में जाओगे तो कैपिटल मिन्स्क है, और करेंसी यहाँ पर है बेलारूसियन रूबल, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो है लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, तो ये 2000 में बना था। और ये जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट हैं उनको ये जो लॉरियस एकेडमी है ये कंसिस्ट करती है।
ठीक है, जो विनर्स हैं वो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। फाइन, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है स्पोर्ट्स की, आप इसको भी देख लीजिएगा। इनका नाम है अरुण घोष और हाल ही में ये 95th ग्रांड मास्टर बने हैं। तो ये किस खेल से संबंधित, तो ग्रांड मास्टर जो टर्म है वो चेस में यूज़ होती है आपकी, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि भारत के पहले जो इंडियन ग्रांड मास्टर, इनका नाम था विश्वनाथन आनंद, 1988 में इनको ये दर्जा मिला था, ठीक है। और ग्लोबल चेस रैंकिंग में भारत का बहुत बड़ा बोलबाला हमेशा रहा है। और जो अरुण घोष हैं ये 95th ग्रांड मास्टर बन चुके हैं चेस में, और अभी इनकी करंट परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और थाईलैंड में बेसिकली जो इवेंट्स वगैरह है ना वो मैटर करता है कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो थाईलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी यहाँ पर थाई यूज़ होती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लॉसियाने स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन कई बार आपके स्टैटिक जीके के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ब्लू ओरिजन रिसेंटली अचीव द फर्स्ट लैंडिंग ऑफ अ रीयूज बूस्ट ऑफ द विच ऑफ द रॉकेट। तो ये कहा गया कि जो ब्लू ओरिजन है इसने हाल ही में किस रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए जो बूस्टर हैं उनकी सफल लैंडिंग यहाँ पर की है। तो ये जो न्यू ग्लेन है इसकी यहाँ पर सफल लैंडिंग यहाँ पर हुई है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि जो ब्लू ओरिजन है इसने अपनी पहली लैंडिंग की है रीयूज बूस्टर, जो इस न्यू ग्लेन रॉकेट में लगते हैं रीयूज बूस्टर, इनको यूज़ किया है। जब एक जब हम कोई देखते हैं कि कोई एक रॉकेट जब ऊपर चला जाता है तो उसका जो बाकी फर्दर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम फर्दर रीयूज़ कर लें, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्लू ओरिजन ने अभी ऐसा कारनामा किया है कि पहली लैंडिंग की है जो रीयूज्ड बूस्टर ऑफ इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट का। तो इसके क्या है कि जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है इसको बूस्ट किया जाए और इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस फैले, इस वजह से ये चीज़ की गई है। और अगर आपसे पूछा है कि जो ब्लू ओरिजन है इसके फाउंडर हैं जेफरी बेजोस, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन यूएसए में, ठीक है। और ये पेलोड कैरी कर सकता है ब्लू बर्ड 7 सैटेलाइट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इसका जो बूस्टर नेम है वो क्या है, वो है नेवर टेल मी द ऑड्स, ठीक है। पहले इसको NG2 मिशन नवंबर में जो था उसमें इसको यूज़ किया गया था। और राइट नाउ अब जो है ब्लू ओरिजन सक्सेसफुली अचीव्ड इसने की है फर्स्ट लैंडिंग ऑफ अ रीयूज्ड बूस्टर ऑफ इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल पूछे थे आपसे, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर है। और जापान की करेंसी येन है। और सौरव विहार कोशी रिवर को कहते हैं क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। मुझे बताओ आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका फटाफट आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग ज़्यादा बेहतर आंसर दे सकते हैं ज़रूर आएँ, आप ट्राई करो। कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेंगे। आज के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। इसकी जो पूरी PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो फटाफट जाओ और ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पर हमारा जो 1 ईयर का वैलिडिटी बेस्ड करंट अफेयर्स का पैकेज है उसमें आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 8448169188 ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ही आपको जो है सारे मैसेज आप करोगे तो वहाँ से आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। अपनी अच्छी तैयारी करिएगा, अपना फाइनल सिलेक्शन लें और करंट अफेयर्स फंडा के टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आगे हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।